and on we'll go. Financing decision. What is that financing decision? Before that, we are learning a lot of concepts with these concepts called the financing decisions, right? Yes. Today we are going to learn a part of financial management called financing decision. Before that, we already learned what are the topics. The topics are the meaning of financial management, role of financial management, and objective of financial management. Yes. Today we are going to start with a very important topic of the entire board point of view that definitely coming into your exam. It is known as financing decisions. Yes. What are the financing decisions? We have three types of financing decision in financial management. In financial management, we have three types of financing decision. First is investment decision, सेकेंड इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. अगर हम लोग शॉर्ट की बात करें, मतलब कुछ ऐसा बात करते हैं, इतना सारा पढ़ने से बेटर है कि पहले हम इसके बारे में छोटा छोटा जान लें कि इसका एक्चुअली मीनिंग होता क्या है, राइट. तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ये हमें कहता है कि हम अपना पैसा कहाँ पे लगाएंगे, हम अपना पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, where we are going to invest our money so that we are getting better return from that investment, right. Second, we have the financing decision, and the financing decision means that from where we are getting our money, हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, हम पैसे को कहाँ से लेकर आएंगे, that is called financing decision. And the third is dividend decision, and this decision says what? This decision says where means after taking the money, after investing it, we earn something profit, so we are distributing the profits to those from where we get money, right. So how we distribute our profit? We learn in dividend decision. Where to invest? We learn in investment decision, and from where we take it we learn from financing decision. I hope कि basic part clear हो गया होगा. Let us start with a very deep study of each and every one. But first of all, we are going with the second part first, कि पहले पैसे लेकर आते हैं, फिर उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपना फाइनेंसिंग डिसीजन. ये फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? It refers to the determination as to how the total funds required by the business will be obtained from various long-term sources. मीन्स आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट. वेयर इन दैट क्लास 11th द चैप्टर नेम इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन. वही फाइनेंसिंग डिसीजन है. मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी आर ऑब्टेनिंग मनी, procurement, acquisition of money, that we call it as financing decision. हम कहाँ से पैसा लेकर आने वाले हैं, उसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन. सो हेयर वी आर लर्निंग कि हम जो वेरियस जो ऑब्टेन करेंगे पैसे को, मैं शेयर होल्डर से लेकर आऊँ, मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दूँ, वहाँ से लेकर आऊँ, प्रीफरेंस इशू कर दूं, वहाँ से लेकर आऊँ, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूं, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू कर दूं, मतलब रिटेन्ड अर्निंग से लेकर आऊँ, मतलब मैं अपना पैसा कहाँ से ऑब्टेन करूँगा, उस डिसीजन को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन. आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. अब हमारा ये फाइनेंशियल डिसीजन था, लेकिन एक बात सोचो कि सर मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि यहाँ पे तो आपने नाम दिया है फाइनेंसिंग डिसीजन, मतलब यहाँ पे हमको फाइनल डिसीजन लेना है कि मैं पैसा किस वाली सोर्स से लेकर आऊँ. शेयर होल्डर से ले लूँ क्या? नहीं, प्रीफरेंस से ले लेता हूँ. प्रीफरेंस से ले लूँ कि इक्विटी से लूँ? नहीं, ऐसा करते हैं रिटेन अर्निंग से ले लेते हैं. कंफ्यूजन है कंफ्यूजन? आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्टर्स लेकर आया हूं, जिन फैक्टर्स को देखकर आप ये समझ जाओगे
कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, या मैं पैसा इक्विटी से ले लूँ, या मैं पैसा प्रीफरेंस से ले लूँ, या फिर रिटेन अर्निंग करूँ, या ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट करूँ, इंडियन डिपॉजिट रिसीट करूँ, या अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट करूँ। लेट्स सी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मुझे बताएंगे कि मुझे पैसा कहाँ से इकट्ठा करना चाहिए। तो मेरा पहला फैक्टर है कॉस्ट। फर्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट, मीन्स मैं जहाँ से पैसा इकट्ठा करने जा रहा हूँ, जहाँ से मुझे पैसा मिलेगा, दैट द सोर्स फ्रॉम वेयर आई गेट मनी, इट शुड नॉट बी कॉस्टली, है ना। या तो मतलब ऐसा नहीं हो, जैसे अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर्स की बात करता हूँ, तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, जो पैसा मैं लेकर आऊँगा उसके लिए मुझे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ेगी, सेबी के पास जाना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगी, अंडरराइटर कमीशन, बैंकर कमीशन, ब्रोकर कमीशन, इतना सारा खर्चा हो जाएगा कि उसके बाद जो पैसा मेरे पास आएगा वो मेरे लिए फ्रूटफुल होगा भी कि नहीं, इट शुड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, पहले से एक्स्ट्रा पैसा है जो मैं खर्च कर सकता हूँ, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, इक्विटी शेयर खरीद लेने चाहिए। अदरवाइज बोरोड फंड से काम चला लेना चाहिए। किससे काम चलाने चाहिए, बोरोड फंड से। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड इज रिस्क। अगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिबेंचर से पैसा ले लिया, अब डिबेंचर्स को तो मेरे को ब्याज भी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो हो सकता है शायद इन फ्यूचर में मेरा बिजनेस अच्छा ना चले, और नहीं चला तो मैं उनको इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, तो इसीलिए बेटर क्या है, इक्विटी शेयर ले लेता हूँ, है ना, क्योंकि इक्विटी शेयर पर डिविडेंड देना कंपलसरी तो नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तब बांटूंगा, नहीं होगा तो नहीं बांटूंगा, राइट। थर्ड है फ्लोटेशन कॉस्ट। अभी जो मैंने आपको बताया फ्लोटेशन कॉस्ट होता है ब्रोकर कमीशन, बैंकर कमीशन, अंडरराइटर कमीशन। शेयर्स को इशू करते वक्त जो पैसा खर्च होता है उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर मेरे को फ्लोटेशन, मेरे पास पैसा अच्छा है तो मैं फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च कर सकता हूं, तो मेरे को इक्विटी शेयर्स खरीद लेने, बेच देने चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो मेरे को क्या करना चाहिए, डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, राइट, या फिर लोन लेना चाहिए, मतलब बोरोड फंड्स के पास जाना चाहिए, इक्विटी शेयर के पास नहीं, इक्विटी कैपिटल के पास नहीं जाना चाहिए, मतलब ओनर्स फंड के पास नहीं जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ कंपनी। अगर मेरी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब हर साल बहुत सारा पैसा आता है मेरे बिजनेस में, जो मैं सामान जो भी मैं बेचता हूँ उसके बाद जो सेलिंग करने के बाद और बहुत सारा पैसा मेरे पास अगर आता है, तो मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है। और अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो मैं अपने जहाँ से मैंने उधारी ले रखी है मैं उनको डिविडेंड टाइम पर दे पाऊँगा, और अगर मैं डिविडेंड टाइम पर दे पाऊँगा इसका मतलब क्या है, मुझे बोरोड फंड खरीद ले। फ्लो पोजीशन क्लियर है। उसके बाद है कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है लाइक कि फॉर एग्जांपल मैं अपने बिजनेस में किसको कितना राइट देना चाहता हूं। अगर मैंने पैसा इक्विटी शेयर से लिया है तो क्या होगा, मालिक बन जाएगा कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, इसका मतलब कंट्रोल बट जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे कंट्रोल किसी को नहीं देना, मुझे सिर्फ अपने पास कंट्रोल रखना है अपने बिजनेस का, तो मैं कहाँ से पैसा लेकर आऊँ, बोरोड फंड से लेकर आऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का स्टेट कैसे चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास दो टाइप के फंड्स हैं, एक ओनर्स फंड, एक बोरोड फंड्स। अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो कैपिटल मार्केट कंडीशन अगर ऐसी है कि जहां पे सारे लोग इन्वेस्टर्स तो हैं लेकिन सारे के सारे सेफ इन्वेस्टर्स हैं जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसका मतलब मुझे बोरोड फंड्स इकट्ठे कलेक्ट करने चाहिए। और अगर मेरे यहाँ पे बिजनेस लोग शेयर मार्केट में लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, शेयर कैपिटल इशू कर सकता हूँ, मतलब कैपिटल ओनर्स कैपिटल को से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स दैट वी लर्न दैट कि मैं जो पैसा इकट्ठा करूँगा, जिस भी सोर्स से पैसा इकट्ठा करूँगा, वो सोर्स से पैसा इकट्ठे करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मेरे पास कुछ फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को सेटिस्फाई करते हुए ही मुझे आगे बढ़ना है। उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। अब चलते हैं आगे कहाँ पे, यहाँ पे।
यहाँ पे क्या कहता है, ये कहता है कि भाई देखो पैसा तो मैंने लाके दे दिया, आपके पास पैसा आ गया, कहाँ से आया, फाइनेंसिंग डिसीजन से पैसा आया, लेकिन अब वो पैसा मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है। जो पैसा मेरे पास आया उसको मैं कहीं ऐसी जगह पे लगा दूं जहां से जितना इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं उससे ज़्यादा मैं अर्न कर सकूं। तो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मीन्स आपको आपका पैसा कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जहां से फ्रूटफुल रिजल्ट आए। जैसे सपोज करो आपने 10% की ब्याज पर पैसा लिया है और आपको जो अर्निंग हो रही है आपके इन्वेस्टमेंट से वो 10% की ही हो रही है, तो फिर क्या होगा, बेकार है, कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब आपको कहीं ऐसे इन्वेस्ट करना है कि अगर आपने 10% पर ब्याज पे पैसा लिया है तो कम से कम 20% पे अर्निंग हो, सो दैट यू आर गिविंग बैक टू द अमाउंट, आप उनको अमाउंट को वापस कर सको और आपको भी प्रॉफिट हो, तभी तो मज़ा आएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें बहुत ध्यान देना है कि वो पैसा हमारा नहीं, लोगों का पैसा है जो हम कहीं लगा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान से हमें उनका पैसा इन्वेस्ट करना है सो दैट कि वी आर गेटिंग बेटर रेट ऑफ रिटर्न। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आते हैं पढ़ते हैं इसके बारे में। It refers to deciding about how the funds are invested in the different assets so that they are able to earn the highest possible for the investors। मतलब हम अपने इन्वेस्टर्स का पैसा, जिन लोगों ने हमें दिया है उनका पैसा जो हम फाइनेंसिंग डिसीजन से लेकर आए हैं, वो पैसा हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे बेटर रिटर्न आए, जहाँ पे फ्रूटफुल रिटर्न आए, सो दैट कि वी आर सेटिस्फाइंग आवर इन्वेस्टर्स ऑल्सो। देखो एक बार अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर दोगे तो बार बार आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था SBI, जब हमारे यहाँ लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही थी, लॉकडाउन की सिचुएशन के टाइम पर भी SBI एक ऐसा पर्टिकुलर पार्ट था, SBI के शेयर ऐसे थे जिनका अमाउंट डिक्रीज नहीं हुआ था। जिन लोगों ने SBI के शेयर्स खरीदे थे उनको लॉस नहीं हुआ था। तो दैट द सेम थिंग इज़ व्हाट, कि हर एक बंदा जो इन्वेस्टर है वो यही चाहता है कि उसका पैसा कहीं ऐसे पे इन्वेस्ट हो जहाँ पर उसको हाई रेट ऑफ रिटर्न मिले, उससे लॉस ना हो। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपने अगर लोगों से पैसा लिया हुआ है तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन कंप्लीट मिलना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेट अस टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारा सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन और द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। मीन्स जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो उसका कैश फ्लो कैसा है। अगर मैंने सपोज करो उसका कैश फ्लो पहले 2-3 साल में अच्छा नहीं आएगा, 4-5 साल के बाद अच्छा आना शुरू करेगा, तो मुझे ओनर्स फंड खरीदने चाहिए, है ना। और अगर मेरा कैश फ्लो बहुत अच्छा है, पहले ही साल से पैसा आने लगेगा, तो मैं बोरोड फंड्स खरीद सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बोरोड फंड में आपको रेगुलर ब्याज देनी पड़ेगी, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इक्विटी शेयर में इट इज़ नॉट कंपल्सरी, है ना। सेकेंड, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जिस भी जगह पर, जिस भी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो वहाँ का रेट ऑफ रिटर्न क्या है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पैसा लिया है वो 10% की ब्याज पे लिया है, लेकिन मुझे अर्निंग उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो फ़ायदा होगा, तभी तो मुझे उस जगह पे पैसा लगाना चाहिए, अदरवाइज मुझे पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब क्या है कि मैं, जैसे देखो पहली बात तो सारा का सारा पैसा एक ही जगह पे नहीं लगाना चाहिए, अलग जैसे होता है ना। जनरली हमारे पास भी जब म्यूचुअल फंड्स में अगर हम कभी इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आप देखो वो बहुत सारे जगह पर पैसा लगाते हैं। और आप सुना होगा उसका जो एडवर्टीजमेंट आता है ना, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना खतरों के अधीन है, इस तरीके से बोलता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो किसी एक जगह पे पैसा नहीं लगा रहे, आपका बहुत सारी जगहों पे अलग अलग पैसा लगाया जा रहा है, जिससे क्या होगा, एक को लॉस होता भी है तो दूसरे वाले तरीके से हम फ़ायदा उठा लेंगे और वो क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यही है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि व्हाट इज द क्राइटेरिया बेस्ड ऑन यू, कि आपने जो पैसा लगाया है वो क्या एक ही जगह पे सारा लगा दिया या 2-3 प्रोजेक्ट्स में आप लगा रहे हो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट डूब गया तो दो बचे हुए 2 प्रोजेक्ट हैं वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल टू यू, आपको इसका बहुत ध्यान रखना है, राइट। और
पैसा कहाँ से आया था, वो आ गया, मैंने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब यहाँ से जो पैसा आएगा उसको क्या करूँगा, बांटूंगा। तो हमारा थर्ड डिसीजन आता है डिविडेंड डिसीजन। व्हाट इज आवर थर्ड डिसीजन? कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। अभी डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो it refers to how much part of earning should be distributed among shareholders by the way of dividend। डिविडेंड के वे में हम कितना % पैसा कहाँ कहाँ पे लोगों को बांट दें, सो दैट कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुश हो जाएं, हैप्पी हो जाएं, है ना। कैसे हैप्पी होंगे? अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है और वहाँ से मुझे अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं अपने आप हैप्पी हो जाऊँगा ना। दैट द सेम थिंग कि हमें ये डिसाइड करना है कि जो डिविडेंड, जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, उनको हम टाइम टू टाइम उनका पैसा उन तक पहुंचाते रहें, जिससे वो हैप्पी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे करें। सो हेयर इट रेफर्स टू हाउ मच पार्ट ऑफ अर्निंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स बाय द वे ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के वे में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जब आप किसी को अपना प्रॉफिट बांटोगे उस समय पर भी आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट बांटना है, ज़्यादा तो नहीं बांट रहे, कम तो नहीं बांट रहे, ये चीज़ों को भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको पैसा कितना बांटना है? पहला है अमाउंट ऑफ अर्निंग, कि आपको कितना पैसा अर्न हुआ है, जो कितना मतलब अगर आपको कितना पैसा 2 करोड़ रुपए अर्न हुए, 4 करोड़ रुपए अर्न हुए, आपके पास अर्निंग कितनी आई, उस पर डिसाइड होगा कि कितना % प्रॉफिट बांटना है। सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, आपको अपनी अर्निंग की स्टेबिलिटी भी देखनी है। क्या ऐसे तो नहीं फ्लक्चुएशन होता हो, आज 2 करोड़ है, कल 1 लाख आएगा, परसों 5 करोड़ आएगा, तो इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन आएगा। फ्लक्चुएशन आएगा तो क्या होगा, हर बार आप बराबर नहीं बांट पाओगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। अब डिविडेंड की स्टेबिलिटी क्या होती है? डिविडेंड की स्टेबिलिटी का मतलब होता है फॉर एग्जांपल मैंने इस बार अपने शेयर होल्डर्स को 5-5 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, अब सब बहुत खुश हो गए, बहुत हैप्पी हो गए, लेकिन अगली बार मेरी अर्निंग कम हुई तो, और अगली बार अर्निंग कम हुई तो मैं अगली बार कम पैसा दूंगा, और कम पैसा दूंगा तो मेरे इन्वेस्टर्स नाराज हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए कहते हैं क्या बना के रखो, स्टेबिलिटी बना के रखो। प्रॉफिट चाहे ज़्यादा हो चाहे प्रॉफिट कम हो, स्टेबिलिटी ऐसे बना के रखो कि ज़्यादा होगा तब भी इतना ही बांटना है, कम होगा तो भी इतना ही बांटना है, जिससे कि आप ज़्यादा वाले ईयर में बचा के रखो, कम वाले ईयर में जो बचाया हुआ था उसमें से निकाल के इनको दे दो, जिससे कि ये हमेशा हैप्पी रहेंगे, ये हमेशा खुश रहेंगे। इनकी भी सोर्सेज देखो कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ये लोग कौन हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने हमारे पैसा लगाया है कि टोटली हम पे डिपेंड है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें क्या करना है, अपने पैसों को लोगों तक बांटना है। इसे हम बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। फिर से वही वाली बात, कैश फ्लो पोजीशन का मतलब सेम है कि जहाँ पे मैंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से कितना पैसा रिटर्न आ रहा है, और वो रिटर्न रेगुलर है या इर्रेगुलर है। रेगुलर है तो हम उसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इर्रेगुलर है तो हमें हाथ बांध के डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। और लास्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। एक बहुत खास बात मैं आपको बताऊं, खास बात ये है कि अगर सपोज करो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में शेयर्स के रूप में, तो वहाँ से जो मुझे पैसा मिलने वाला है वो टैक्स फ्री है। क्या मैंने किसी जगह पे कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ था पैसों का, जहाँ शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ से जो मुझे डिविडेंड मिला, वहाँ से जो मैंने डिविडेंड कमाया वो टैक्स फ्री है, लेकिन उस पर टैक्स देगी कंपनी। कौन देगा? कंपनी। जो पैसे बांट रहा है वही टैक्स देगा, मतलब कंपनी टैक्स देगी, राइट। तो कंपनी को देखना है, अगर टैक्स का रेट ज़्यादा है तो कम डिविडेंड बांटे, टैक्स का रेट कम है तो ज़्यादा डिविडेंड बांट ले, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तीनों के तीनों एग्जाम में 100% आते ही आते हैं, और जो आपको आप एग्जाम पेपर में ज़रूर मिलेंगे, दैट डैम श्योर, राइट। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो।